इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा आज। चलो ले बस अब शांत हो जाओ, टीचर के मजे को नहीं लेगा कि बायो पढ़ा दो। हाँ चलो 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 अभी एक मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है ताकि आपके पास एक आइडिया रहे, क्लैरिटी रहे कि भाई अपन को कैसे आगे बढ़ना है। तो ये तो हम आपके सिलेबस को लेकर कमिटेड हैं ही कि भाई बिल्कुल ऑन टाइम सिलेबस कराया जाएगा। दूसरा पॉइंट, जो मेजर टेस्ट सीरीज है उसको बहुत तरीके से अपन को लेना है, क्योंकि मेजर टेस्ट सीरीज में अगर आप गिनेंगे तो 6 पार्ट टेस्ट हैं, 2 सेमी मेजर टेस्ट हैं और 5 फुल सिलेबस की जगह अब उसको 10 फुल सिलेबस कर दिया है। तो कुल अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 18 पेपर हो गए। पर पेपर में 200 क्वेश्चन आते हैं तो टोटल हो गए 3600। तो ये इतने सारे क्वेश्चन है कि आपको कुछ और दूसरा करने की जरूरत नहीं है, बस इनको ही आपको क्या करना है, अच्छे से करना है। ये मैं खुद मेक श्योर करूंगा कि इस पूरे फिजिक्स के सारे पेपर में कोई भी सवाल रिपीट नहीं होगा। प्रोफाइल बदलेगी सवाल, हाँ करेक्शन तो नहीं आएगा, करेक्शन तो इस वाले पेपर में भी बिल्कुल नहीं था। और इसके पेपर में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इन सबके वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। जब हम खुद 3 दिन पहले वीडियो सॉल्यूशन उसका रिकॉर्ड कर लेंगे, जब हम खुद उसको अपने हाथ से सॉल्व कर लेंगे तो पेपर अपने आप क्या हो जाएगा, एरर फ्री। तो वीडियो सॉल्यूशन रिकॉर्ड करने से क्या होता है कि पेपर एरर फ्री हो जाता है, क्योंकि फैकल्टी खुद जब पेपर सॉल्व करेगी पूरा 3 दिन पहले, तो सॉल्व करते समय उसको वही खुद ही पता चल जाएगा कि कहीं कोई मिसप्रिंट तो नहीं है, कोई ऑप्शन तो नहीं आ रहा। तो ये बहुत पावरफुल रहता है वीडियो सॉल्यूशन। लास्ट ईयर भी सभी मेजर टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन दिए गए थे, इस बार भी कमिटेड हैं कि इन सभी के वीडियो सॉल्यूशन दिए जाएंगे, तरीके से पेपर किया जाएगा। इसका मतलब है अगर मैं इस टेस्ट सीरीज को सीरियसली अटेंड कर लूंगा तो मेरा काफी बेहतर अपडेट हो जाएगा। दूसरी बात आपको हम रोज समझाते हैं, प्रोसेस पर ध्यान दीजिए, आउटकम पे ध्यान मत दीजिए। क्योंकि ना साइंस है, हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, मशीन है, हम जानते हैं इनपुट होता है और आउटपुट होता है। ये आउटकम्स कहलाते हैं, ये इन कहलाता है और ये प्रोसेस कहलाता है। अगर मैं इन पर मेहनत करूंगा तो आउटकम अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। केवल आउटकम पे सीधी बात नहीं की जा सकती कि सर 350 नंबर आ रहे हैं, 400 नंबर आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं इन्वर्टेड कॉमा में, कोई टेंशन नहीं है 350, 400, 450, 500 की, अगर मेरे ये दोनों लगातार इंप्रूव हो रहे हैं तो।
लगातार इंप्रूव हो रहे हैं, मेरा अपना इनपुट मैं बदल रहा हूं, इनपुट को सही कर रहा हूं। प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है? कीप राइट थिंग्स रेगुलरली। राइट थिंग्स का मतलब होता है मैंने पेपर के बाद उसका एनालाइज किया, अपनी गलतियों को पहचाना, फिर मैंने उसके जो जो मेरे सवाल नहीं हुए वो मैंने वापस अटेम्प्ट किए, उनको हाईलाइट करके रखा, एक पन्ने पे लिख के रखा कि भाई पार्ट टेस्ट 1 में मेरी जो 15 मिसकॉन्सेप्शन गलत हुए हैं उन 15 के कॉन्सेप्ट को एक पेज पे लिख लिया, ताकि वो 15 के 15 कॉन्सेप्ट कभी भी 15 मिनट में रिवाइज किए जा सकते हैं। तो कीप राइट थिंग्स, जितनी आप राइट थिंग्स को बार बार रेगुलरली रिपीट करोगे ना तो चीजें अपने आप बेहतर लेवल पे जाएंगी। आप इन दो पे काम करो, सही प्रोसेस और इनपुट, इनपुट प्रोसेस, आउटकम बेहतर होता ही जाएगा। तो थोड़ा सा आप इसको एक और सिस्टमैटिक वे में करिए। अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, अभी ऐसा नहीं है कि समय निकल गया है, क्योंकि पढ़ाने में ना टाइम बहुत लगता है। मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रो, हमने 22 20 लेक्चर को बहुत सिस्टमैटिक पढ़ाया, पर जब आप उसको रिवीजन करने बैठोगे ना और 2-3 बार रिवीजन कर लोगे तो आप पाओगे अरे यार वो तो बहुत रिड्यूस तरीके से तैयार हो रहा है। सही बात है। चलिए अपन इंस्ट्रूमेंट तैयार कर रहे हैं, ये मैंने आपको पूरी पिक्चर क्लियर कर दी है, ताकि एक क्लैरिटी रहती है ना तो अपन को एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ यार इंस्टीट्यूट हमारे लिए क्या प्लान कर रहा है, हम लोगों के लिए क्या इनके पास प्लानिंग है, प्लानिंग रहती है, ट्रांसपेरेंट रहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा बेहतर रहता है। बोलो क्या ये बात ठीक है? चलो अब अपन इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं। कल मैंने आपको सिखाया था कि किसी ऑब्जेक्ट को कितना पास ला सकते हैं, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास। आप कहोगे ना सर विजुअल एंगल बढ़ रहा है, भाई विजुअल एंगल तो बढ़ रहा है, परंतु 25 सेंटीमीटर से पास लाने पर चीजें ब्लड होने लग जाती हैं, इसलिए 25 सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं? लिख लीजिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन लिख लें। यहां आ जा। हाँ लगातार बात 9 मिनट हो गए, चुप ही नहीं बैठेगा फिर कैसे पढ़ाई होगी बता? खुद को अपन को सोचना पड़ेगा ना भाई कि सब 9 मिनट हो चुके, मैं लगातार बोलते ही जा रहा हूं और आप भी गजब हो, आप डांटते भी नहीं हो बीच में कि अपने आप शांत हो जाएगा, अपने आप शांत हो जाएगा। बस सब मैं तो यूं बगैर डांटे सुधरते ही नहीं हूं सर, क्या बात कर दी आपने? चलो 25 सेंटीमीटर को क्या बोलेंगे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बोलो सही है। अब देखना, मैं ये मेरे आंख पर ऑब्जेक्ट को मैं ज्यादा से ज्यादा कितना पास ला सकता हूं? 25 सेंटीमीटर। ये जो एंगल होगा विजुअल एंगल, क्या ये सबसे बड़ा हो गया? कल मैंने आपको बताया था दूर होगा तो विजुअल एंगल छोटा, पास 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 विजुअल एंगल बढ़ता जाएगा, पर कितना पास? 25। 25 पे लाने के बाद भी मुझे मेरे हाथ के बैक्टीरिया दिखाई, इसका मतलब अब मुझे बाजार में जाके इंस्ट्रूमेंट परचेज करना पड़ेगा। कल जब मैं पेन के अक्षर पढ़ रहा था ना तो मैंने क्या किया बताइए? फर्स्ट अप्रोच, पेन को पास लिया और मेरा काम हो गया। अब मैं इंस्ट्रूमेंट क्यों खरीदूंगा यार, पैसे काय को खर्च करूंगा, अपने आराम से पैसे से गोलगप्पे पिज्जा खाऊंगा, इंस्ट्रूमेंट खरीदने का भी कोई मतलब ही? यार पैसा तो तब खर्च करूंगा ना जब 25 सेंटीमीटर पे लाने के बाद भी मुझे दिखाई, तब मैं कहूंगा गुप्ता जी बताओ कौन सा इंस्ट्रूमेंट मैं खरीद के लाऊं, मुझे आप दुकान से दिलवा के ले आओ। अभी पेन पढ़ने के लिए तो कोई जरूरत थी? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बड़े से बड़ा एंगल कितना हो सकता है जब ऑब्जेक्ट कितने पर हो? 25 पर। इस तरह के एंगल को बोलते हैं अल्फा। ये है ऑब्जेक्ट। क्या बात क्लियर है? अब आपने मैग्नीफाई किया, तो मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है? कितनी उसकी हाइट बढ़ गई, कितनी उसकी लेंथ बढ़ गई, पर यहां हाइट और लेंथ की तो बात ही नहीं हो रही है, यहां किसकी बात हो रही है बताइए? एंगल की। किसकी बात हो रही है? एंगल की। इसलिए यहां एक नया मैग्निफिकेशन डिफाइंड होता है जिसे क्या बोलते हैं? एंगुलर मैग्निफिकेशन। फॉर्मूले बोल लो, एम का था HI अपॉन HO, लॉन्गिट्यूडनल का लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ,
यहां तुक्का मारिएगा, इमेज ऊपर आ रही है, इमेज ऊपर आ रही है, मतलब जो इमेज का एंगल होगा वो कहां आएगा, ऊपर। बगैर बोलिए, बगैर लिखे कोशिश करिए, अल्फा किसका एंगल होगा, ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल, बीटा इमेज के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल। यहां से सिमेट्री निकाली ना, दिमाग सिमेट्री पसंद करता है। अच्छा, इमेज की ऊंचाई ऊपर, इमेज की लंबाई ऊपर, तो इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल भी ऊपर आएगा। तो बीटा का नाम क्या बताइए, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई यूजिंग इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके तभी तो इमेज बनेगी ना, यूजिंग इंस्ट्रूमेंट। अल्फा विदाउट इंस्ट्रूमेंट। अब इस बात को समझिए, फिर मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेके इस बात को कोशिश करता हूं समझाने की। m बराबर हो गया बीटा बाय अल्फा। ये कोने में लिख लीजिएगा और इसके साइड में ऐसा जरूर लिख लीजिएगा, फॉर माइक्रोस्कोप। बहुत आसान टॉपिक है, बस इस पर क्वेश्चंस खूब करना। तो एक बार इंस्ट्रूमेंट पकड़ में आ जाएंगे ना, तो टॉपिक ही आपका रे ऑप्टिक्स लास्ट स्टेज पर आ गया। देखो आप, कल एक ईएलपी नंबर 9 है प्लेन मिरर की, उसको करना, क्लास नोट्स पढ़ के उसको करना, हो जाएगी पूरी सॉल्व बढ़िया। आप इस कहानी को फिर से सुनो। कहना सर देखो, मैं ऑब्जेक्ट को देख रहा था, पहले मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पास लाया, पास लाया, पास लाया। खुद बताओ पास लाने से क्या हुआ, शब्द बोलो, विजुअल एंगल बढ़ा। मैं कितना पास ला सकता हूं, 25। 25 से ज्यादा तो क्या ही पास लाऊंगा भाई। उसके बाद भी मुझे दही में या अपने हाथ में या ब्लड में जो मैं बैक्टीरिया या जो प्रेजेंस देखना चाहता हूं वो मुझे सेल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, चलो यार अब इंस्ट्रूमेंट खरीद के लाते हैं ताकि उसको और मैग्नीफाई किया जा सके। क्या ये बात क्लियर है। तो अब बीटा अल्फा क्या है जरा सोचो। बीटा है इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल विथ इंस्ट्रूमेंट या विदाउट, विथ इंस्ट्रूमेंट, और अल्फा विदाउट। अब ये इतनी कठिन बात नहीं है जो आप समझ रहे हो। एक छोटा सा एग्जांपल देखना, मैं छत पर खड़े होकर नेकेड आई से मून को देख रहा हूं और मून मेरी आंख पर 2 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब मैं टेलीस्कोप खरीद के लाया, अब उसी मून को फिर से देख रहा हूं, अब वही मून मेरी आंख पर 12 डिग्री का एंगल बना रहा है। अल्फा बीटा पहचान सकते हो, सोचो ना। छत पर खड़े होकर नेकेड आई, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, सीधा मून को देख रहे हैं, तो मून के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल अल्फा, कोई इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं किया। दिस इज व्हाट अल्फा। टेलीस्कोप खरीद के ले आया, अब मैं मून को देख रहा हूं, मुझे मून बड़ा दिखाई दे रहा है। तो अब बताइए इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके मून के द्वारा बनाया गया विजुअल एंगल बढ़ गया ना, बढ़ेगा तभी तो मुझे मून बड़ा दिखाई देगा। यस और नो। तो बताओ बीटा कौन है, 2 या 12, 12। अब कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। अल्फा विदाउट इंस्ट्रूमेंट, बीटा विथ इंस्ट्रूमेंट, तो बताइए इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना, 6। नोट करिए, ये अपने आप में एक छोटा सवाल है, आगे जाके मैं इसका यूज भी करूंगा। तो छत पे खड़े होकर नेकेड आई से जो मून को हम देख रहे हैं, तो जो एंगल बन रहा है नेकेड आई से वो तो अल्फा है, और इंस्ट्रूमेंट की सहायता से जो हम देख रहे हैं वो क्या है, बीटा।
किसको? बीटा को इमेज नहीं बोल रहे, इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल। जब इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं तो मून नहीं दिखता, मून की क्या दिखती है? इमेज, इसलिए उसे इमेज बोलते हैं, प्रतिबिंब। इंस्ट्रूमेंट की सहायता से जब हम देखते हैं तो हमें वो मून नहीं दिखाई देगा, मून की क्या दिखाई देगी? इमेज। तो इमेज के द्वारा बनाए गए एंगल को क्या बोलते हैं? बीटा। आगे बढ़े, चलिए पहला इंस्ट्रूमेंट लिखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, जल्दी आओ फटाफट बराबर। मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है, रोज आपको याद दिलाएंगे ताकि आप रोज कम से कम 20 से 25 मिनट रोज एमईसी पढ़ें। 15 दिन में 25-25 मिनट भी पढ़ोगे तो काम हो जाएगा। अच्छा, ये 25 मिनट अलग से नहीं निकालने, तो फिर 25 मिनट कहां से लाऊंगा? जो स्क्रीन टाइम आ रहा है उसमें से 25 मिनट कम करने। मोबाइल का स्क्रीन टाइम देख लीजिए और उसमें से 25 मिनट कम करने, बस आप ये देख लेना। तो आपको 25 मिनट अलग से भी नहीं निकालने, कोई 25 मिनट अलग से नहीं निकालने, जो रेगुलर पढ़ाई चल रही है वो ही करनी है। केवल क्या करना है, स्क्रीन टाइम आज का नोट कर लिया, कल उस स्क्रीन टाइम को 25 मिनट रिड्यूस करना है। स्क्रीन टाइम का ऐप आता है, नहीं तो अंदर सेटिंग में जाके भी आप स्क्रीन टाइम देख सकते हैं। तो अभी स्क्रीन टाइम 5 घंटा 6 घंटा आ रहा है, उसको थोड़ा सा नीचे लाइए धीरे धीरे। चलिए, क्या ये बात क्लियर है? आगे बढ़े। अब लिखें सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, इसका दूसरा नाम है मैग्नीफायर, और इसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास वास्तव में कुछ नहीं होता, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? सी और एफ के बीच में। ये ऑब्जेक्ट, ये ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? सी और एफ के बीच में। अब रे डायग्राम सभी को पता है, फिर भी एक बार बना देता हूं। ये रेज आगे जाके फैल रही हैं, फैल रही हैं, इसका मतलब ये कभी भी आगे नहीं मिलेंगी। तो बताइए इमेज कैसी? वर्चुअल। अगर वर्चुअल है तो कैसी होगी? इरेक्ट। तुक्का मार के बताइए, एम पे कमेंट कर सकते हैं? बताइए एम पर कमेंट, थोड़े बड़े बच्चे बनिए। अगर इमेज बड़ी है तो एम की वैल्यू 1 से ज्यादा। इस बात पे भी समझिए, इस पे पूरा एक मैच द कॉलम आया हुआ है नीट में एम पर। तो एम बड़ा रियल हीरो है, एम को देखकर ही पूरा आप स्वभाव बता सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो। मैग्नीफाई है तो एम 1 से बड़ा ही आएगा, एम 1 से बड़ा आ रहा है मतलब मैग्नीफाइड है। और जरा सोचो, इरेक्ट है तो एम की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। और चूंकि इरेक्ट है तो पक्का पक्का इमेज वर्चुअल होगी। इस तरह का डिस्कशन करिए, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है तो वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी। अगर इरेक्ट होगी तो एम का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। चूंकि इमेज बड़ी बन रही है तो एम का वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा। ये सारी बातें आनी चाहिए, इस पर एक मैच द कॉलम आया हुआ है। यूवी, ये यू, ये वी, यू होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ए बी, इमेज है ए डैश बी डैश। पूरा काम करिए बढ़िया। इमेज कैसी बनी है? बड़ी। पता है ये कौन सा है? ये नाम का सिंपल माइक्रोस्कोप है ये देखिए, जो घरों में या सीबीआई सीआईडी में आपने देखा होगा, इस तरह से देखते हैं। दादाजी की आंख ज्यादा कमजोर है, मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ा जाता है। तो आप देखो, मैग्नीफाइंग ग्लास से महसूस करो आप अखबार पढ़ रहे हो, अक्षर कैसे दिखेंगे?
बड़े, देखो बड़े, और सीधे प्रैक्टिकल अप्रोच भी तो मिलाओ। मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ रहे हैं, जैसे अपन बोलते हैं जूम करना, जूम कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस है तो अब मैग्नीफाई कर रहा है, तो अखबार के अक्षर कैसे दिखते हैं? सीधे और बड़े। देखो सीधे और बड़े। और मजे की बात है, यहां आंख है, आंख को क्या दिखेगा? ऑब्जेक्ट या इमेज या दोनों? ये छोटे छोटे सवाल हैं जो किताब में नहीं होते, पर इससे क्लैरिटी बढ़ती है। आंख में जाने वाली रेस का कलर येलो, येलो का इंटरसेक्शन इमेज, तो आंख को ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, केवल क्या दिखती है? इमेज। महसूस करो, हाँ यार मैं मैग्नीफाई से अखबार पढ़ रहा हूं, तो मुझे क्या छोटा और बड़ा अक्षर दोनों दिखते हैं क्या? सर छोटा बड़ा कैसे दिखता है? मुझे तो सिर्फ क्या दिखता है? बड़ा अक्षर। बड़ा अक्षर मतलब क्या दिखती है? इमेज। महसूस करो, वो घड़ी की दुकान पे जाते हैं सेल बदलवाने, तो पता है छोटा सा आंख के आगे लगा लेता है, वो क्या है? यही तो है मैग्नीफायर। मैग्नीफायर है, कॉन्वेक्स लेंस है, वो बड़ा कर देता है, सीधा करता है, बड़ा इमेज बनाता है। दिस इज कॉल्ड सिंपल मैक्रोस्कोप। एक बार पेपर में मैग्नीफायर के नाम से आया है, तो आपको घबराना नहीं है। मैग्नीफायर बोले तो सिंपल मैक्रोस्कोप, इसके अंदर कुछ नहीं होता, इसके अंदर केवल एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। पहली शर्त, ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस बिटवीन सी एंड एफ। नीचे लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड, object must be placed between C and F. बोलो क्लियर हुआ? चलो ये बात समझ में आई। इसके लिए हाँ, वापिस तेज बोलिए। तो वो दूर करने के बाद भी वो सी और एफ के बीच में ही होगा, तो बड़ी दिखेगी। अगर इतना दूर कर दोगे कि एफ टू एफ और चला जाएगा, तो फिर वापस मैग्निफिकेशन नहीं होगा, नहीं दिखेगी ना वो। तो अगर आप दूर ले जाओगे तो यू की दूरी बढ़ जाएगी, तो हो सकता है वो एफ और टू एफ के बीच में आ जाए, टू एफ और इंफिनिटी के बीच में आ जाए ऑब्जेक्ट, तो फिर उस हिसाब से होगा। ये तो तभी काम करेगा जब वो अखबार उसके फोकस के अंदर अंदर रखा जाएगा। माना उसकी फोकल लेंथ 10 है, तो अखबार को 10 सेंटीमीटर के पास ही रखना पड़ेगा, तभी काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बोलिए क्या बात क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अब इसका जो मैग्निफिकेशन होता है वो अपन को याद होना चाहिए, डिराइव नहीं करा रहा हूं, 12th बोर्ड के लिए होता है, वो होता है डी बाय यू फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप एम की वैल्यू कितनी? डी बाई यू। डी कौन है? डी, डी 25 सेंटीमीटर को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? डी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और यू तो सभी को पता है, ऑब्जेक्ट की लेंस से दूरी। ऑब्जेक्ट की लेंस से दूरी। अब यहां दो केस बनते हैं। When final image is formed at infinity, or when final image is formed at 25 सेंटीमीटर। बोलिए, अब प्रश्न ये दो केस ही क्यों बन रहे हैं?
उसको समझिए। किताबों में, मॉड्यूल में, एनसीईआरटी में सबके दो केस हैं, माइक्रोस्कोप के, टेलीस्कोप के, सिंपल के। यही दो के केस क्यों बनते हैं? तो इसके लिए थोड़ा सा आप विचार करते हैं। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक बच्चा है जो छठी, सातवीं, आठवीं में पढ़ता है और 10वीं से नीचे स्कूल पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो छठी, सातवीं, आठवीं में पढ़ता है, मैथ्स का पेपर है उसका 100 नंबर का। आपको ये नहीं पता कि वो उसको स्कूल में पढ़ाई होती है नहीं होती है, टीचर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको ये भी नहीं पता उसके माता पिता ट्यूशन भेजते हैं या नहीं भेजते। आपको ये भी जानकारी नहीं है कि उसके माता पिता ही पढ़ा देते हैं या नहीं पढ़ाते। आपको कोई इनपुट नहीं है कि उस बच्चे का क्या, स्कूल भी जा रहा है नहीं जा रहा है, छुट्टियां चल रही हैं, मैथ्स का उसका कितना सिलेबस हुआ है, हुआ भी है नहीं हुआ है, माता पिता उसको पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन पे भेज रहे हैं नहीं भेज रहे हैं। आपको कोई जानकारी नहीं है। फिर भी आप कमरे नंबर 306 में यहीं बैठे बैठे आप ये कमेंट कर सकते हैं, शर्त लगा सकते हैं, सर उस बालक के नंबर 0 से 100 के बीच में ही आएंगे। सोचो आप, आपको कोई जानकारी नहीं है किस शहर में पढ़ रहा है, किस गांव में पढ़ रहा है, कोई जानकारी नहीं। फिर भी आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं, सर शर्त लगा लूंगा मैं आपके साथ, उस बालक के नंबर 0 से 100 के बीच में ही आएंगे। क्या ये बात सही है? क्योंकि आपको मिनिमम पता है 0 से नीचे नेगेटिव मार्किंग है नहीं। पेपर 100 नंबर का है तो आपको मैक्सिमम भी पता है। तो आपने कॉन्फिडेंटली कह दिया कि उसके नंबर 0 से 100 के बीच में ही आएंगे। तो यहां भी आप उस बात को समझिए। आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखें, इमेज तो बनेगी। इमेज का दूर से दूर कितना बन सकता है? इनफाइनाइट। और इमेज पास से पास कितनी बन सकती है? 25। अगर 25 के पास बन गई तो हमारे काम की क्या, क्योंकि 25 से पास तो हमें ब्लड दिखाई देता है। तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो। अभी क्लास में 340 बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने सबको सिंपल माइक्रोस्कोप दिला दिया, सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पर मैं आपको फिर कह सकता हूं, आप सबकी इमेज जो बनेगी इंस्ट्रूमेंट से, वो 25 और इनफाइनाइट के बीच में बनेगी, क्योंकि इनफाइनाइट से दूर कुछ होता नहीं। और 25 से पास रखने पर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? ब्लड बनेगी। ये बिल्कुल उसी बच्चे जैसा उदाहरण है कि आपको ये नहीं पता कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, पर आपको ये पता है 0 से कम कुछ नहीं होता और 100 से ऊपर कुछ नहीं होता। उसके नंबर सदैव 0 और 100 के बीच में आएंगे। इन द सेम वे जो उसकी इमेज बनेगी वो 25 से कम नहीं बन सकती और इनफाइनाइट से दूर नहीं बन सकती। इसलिए किताबों में हमेशा दो ही केस दिए जाते हैं, या तो इन्फिनिटी पे बनेगी या 25 पे बनेगी, बाकी सभी केस में इनके बीच में बनेगी। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है उस समय इसका मैग्निफिकेशन होता है m बराबर d/f। अपन को रटना नहीं है, 1 मिनट में मैं आपको बता देता हूं, और आपको डेरिवेशन नहीं याद करना। 1/v माइनस 1/e इक्वल टू 1/f। आप चाहते हैं इमेज कहां बने? 25 पर या इनफाइनाइट पर? इनफाइनाइट पर। ये देखिए इनफाइनाइट रखा, u माइनस u होगा। पूछो क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट आपने पीछे रखा है f। तो 0 प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, d से गुणा कर दिया, d/u बराबर d/f। d/u कौन? m। m बराबर d। नहीं जरूरत है, सीधा याद करना है। जब जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगी तब तब मैग्निफिकेशन d/f, और उस समय ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा? फोकस पे। हां सर ये कैसे आया? मैं सब बता रही है, ये देखिए ये सब बता रही है। u की वैल्यू कितनी आई? f। हाँ यार ये f ही आनी चाहिए थी, बचपन से रटा हुआ है। फोकस पे रखते हैं तो इमेज इंफिनिटी पे बनती है। तो ये पूरा आपको शानदार याद आना चाहिए, सिस्टमैटिक। सर फाइनल इमेज बताओ, इंफिनिटी पे बनानी है, ऑब्जेक्ट कहां रखोगे? फोकस, और उस समय मैग्निफिकेशन कितना? d/f। इतना कायदे से याद करो, क्योंकि अच्छा इमेज कहां चाहते हो? इंफिनिटी पर, ठीक है। इमेज को बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को कहीं तो रखना पड़ेगा, तभी तो इमेज बनेगी। तो उत्तर बताइए, ऑब्जेक्ट कहां? फोकस पे, और उस समय उस इंस्ट्रूमेंट का मैग्निफिकेशन कितना? d/f।
नहीं आ पा रहा समझ? एक बार लिखो, मैं वापस समझाता हूं। इसको सिस्टमेटिक लिखते हैं। ये मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बने, बहुत काम आएगा सिंपल मैक्रोस्कोप। अगर आपने सिंपल मैक्रोस्कोप समझ लिया, 5 मिनट में मैं आपको कंपाउंड समझा दूंगा। सिंपल पे जान लगा दीजिए कि हाँ इस तरह से काम करता है, ये 2 ही केस क्यों बन रहे हैं। वो बच्चे वाला उदाहरण मन में याद करिए, आपका मन खुश हो जाएगा। उस बच्चे के नंबर 0 से 100 के बीच में ही आएंगे। 0 से कम नहीं हो सकता, 100 से ज्यादा संभव नहीं है। इन द सेम वे जो फाइनल इमेज बनेगी वो 25 और इन्फानाइट के बीच में ही बनेगी। अगर 25 से पास में बन गई, अगर 25 से पास में बन गई तो काम की नहीं है, क्योंकि वो ब्लड होगी और इन्फानाइट से दूर कुछ होता नहीं है। तो इमेज सदैव 25 और इन्फानाइट के बीच में ही बनेगी। नहीं आ पा रहा। अब बात करते हैं, अब मुझे फाइनल इमेज कहां चाहिए? 25 पे चाहिए। तो इस समय 2 प्रश्न बताइए क्या आने चाहिए। फाइनल इमेज कहां चाहते हो? 25 पे। तो ऑब्जेक्ट कहीं तो रखना पड़ेगा। वो ऑब्जेक्ट कहां रखना पड़ेगा? उसकी वैल्यू होती है df अपॉन d प्लस f। कहां से आया मैं आपको सब बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं। और इस समय जो मैग्निफिकेशन है वो होता है 1 प्लस डी बाय एफ। जब फाइनल इमेज कहां बने? 25 पर। अभी बता देता हूं ये कहां से आया सब, कोई टेंशन नहीं है, पर परीक्षा में तो सीधा याद चाहिए। दो तीन प्रश्न आते हैं जो बच्चे चलते फिरते पूछ लेते हैं, रैंप पे उतर रहे हैं, बाहर मिल गए, डाउट में पूछ लिया, सर टेस्ट सीरीज ये ज्वाइन वो करूं नहीं करूं, है ना। तो मुद्दा वो है कि देखिए हम सिर्फ सलाह मशवरा कर सकते हैं, बेहतर के लिए आपसे बात कर सकते हैं, और हमें ज्यादा पता है इसलिए हम सलाह मशवरा करते हैं कि अपने बच्चों के लिए क्या अच्छा होना चाहिए। तो उसमें सीधा हम ये समझाते हैं, देख अगर हम 2-3 जगह सवार होंगे तो हम कहीं भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। एक हमारा फोकस होगा, यार ये 18 पेपर, अगर हमने ये 18 पेपर अच्छे से दे दिए तो यार इसमें सब चीज कवर हो रही है। अगर मैं 2-3 जगह पजल होऊंगा, वहां का संडे का सिलेबस अलग है, अपने संडे का अलग है, वहां की तैयारी अलग कर रहे हैं, टॉपिक अलग कर रहे हैं, हम किसी पर भी 100% फोकस नहीं कर पाएंगे। कोई भी एक चीज जिस पे 100% फोकस किया जाएगा वो आउटपुट देगी, ये कंक्लूजन है। और ये इतने सवाल हैं कि यार इसके बाहर कोई वैरायटी नहीं बनती। अगर मैं ये सारे पेपर बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा, इसके बाहर वैरायटी नहीं बनेगी। आपको लगेगा रे सब सवाल वही करे हुए आएंगे। 70 से 75% सवाल रिपीट होते हैं नीट में। आप ये डेटा एनालाइज करो पुराने पेपर देखकर, नया सवाल नहीं आते हैं। आप सोचो कोई नया बायो में सवाल आएगा, कोई नया सवाल आएगा, नहीं आता। मुश्किल से 2-3 सवाल में बात होती है डिस्कशन की, बाकी सब सवाल देखे हुए आते हैं। जिन्होंने एग्जाम दिया है, ईमानदारी से पढ़ाई करके दिया होगा, किसी कारणवश नंबर नहीं आए होंगे, पर वो भी इस बात से समझते हैं कि यार ऐसा नहीं होता कि पेपर में ऊट पटांग चीजें आती हैं, सब करा हुआ आता है, अगर तरीके से तसल्ली से उसको अटेम्प्ट किया जाए। तो आप सभी को हमारी तरफ से तो एडवाइस यही है, एक पूरी टेस्ट सीरीज पर फोकस करें और अपना टारगेट बना लें, ये मुझे 100% करना है। और यहां से पहले ही तैयारी कर लें कि यार अब जितने भी माइनर होंगे मुझे उनको 100% क्या करना है, सॉल्व। आपने क्लास लगाई, पूरे 50 के 50 हमें करके दिखा दिए, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। यार अपने कोई किसी तरह का माइनर में डाउट रहना
नहीं चाहिए। जो नहीं कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। उसको सॉल्व करके जो आपके डाउट हैं, जो आपने छोड़े हैं, उनका अगर आपने एनालाइज नहीं किया तो गड़बड़ है। आपको फीडबैक देना पड़ता है। आप डॉक्टर आपके पास गए हैं, आपको पता है कि 3 दिन दवाई देते हैं, एक ही बीमारी के 10 से 15 एंटीबायोटिक आते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन। सुना है आपने? कॉम्बिनेशन होते हैं एंटीबायोटिक के, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3। तो डॉक्टर एक दवाई लिखता है, सबसे बेसिक फंडामेंटल दवाई, फिर 3 दिन बाद 5 दिन बाद वो वापस रिव्यू के लिए बुलाते हैं कि आपका इस पर बॉडी पर रिएक्शन क्या है। जब आप अपना फीडबैक देते हो कि नहीं सर अभी सुधार नहीं हुआ है, तो सॉल्ट चेंज करते हैं। वो आप बात को समझिए, ये तरीका होता है। हर बॉडी का किसी दवाई के प्रति रिएक्शन अलग अलग है। मैं उस दवाई से सही हो रहा हूं, सेम सिम्टम आपके हैं, पर आपको वो जनरेशन की दवाई नहीं लग रही, आपको किसी दूसरे जनरेशन की दवाई से इफेक्ट आ रहा है। तो मुद्दा समझिए, मुद्दा ये है कि हमको फोकस करना पड़ेगा, हमें अपनी गलतियों को एनालाइज करना पड़ेगा, अपना फीडबैक देना पड़ेगा, तभी जाके वो चीजों को इंप्रूवमेंट आएगा। आप उन सवाल को देख ही नहीं रहे जो आपके गलत हैं, जो आप छोड़ के आ गए। आज बुधवार का दिन हो गया, 72 घंटे हो गए, वही सवाल वापस आएंगे, आप फिर भी तैयार नहीं हो, फिर पछतावा होगा ना यार आपको। आप जो छोड़ के आ गए, आज 72 घंटे हो जाएंगे, अभी 12:20 पर। उस 72 घंटे बाद भी आपने जो छोड़े सवाल थे, जो आपके गलत थे, उनकी आपने चर्चा ही नहीं करी। तो आप सही दिशा में कहां जा रहे हैं? और अगर आपने चर्चा करी तो आपका प्रोसेस सही है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मार्च अप्रैल तक बोलूंगा कि 400 450 वाला नंबर वाला बच्चा घबराएगा नहीं, मार्च अप्रैल तक नहीं घबराएगा। अगर उसका प्रोसेस सही है, वो लगातार मेहनत कर रहा है, आप देखिए लास्ट के 15 दिन में, 20 दिन में चीजें अलग से एकदम से चेंज हो जाती। तो आपको अपने प्रोसेस पर ध्यान देना पड़ेगा। बोलिए क्या ये बात सही है? तो ध्यान रखिए, m बराबर क्या है? 2 है, एक d बाई यू और एक 1 प्लस डी बाई एफ। अच्छा, दोनों में क्या अंतर है उस बात को समझें। अब 1 प्लस डी बाई एफ को मैं डिराइव करके दिखा रहा हूं, आप नोट मत करना। देखो, अब ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ये बनी इमेज, ये दूरी u, ये दूरी v, v नहीं 25 पे बनाना है। चलो फॉर्मूला लगाओ, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाय वी। 25 नहीं, -25। पूछो -25 क्यों? पीछे की तरफ लाइट कहां जा रही है? आगे। u नहीं, माइनस यू। तो -1 बाई डी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाय एफ, उधर ले जाओ। 1 बाय एफ प्लस 1 बाय डी, एलसीएम ले लो, एफ डी, एफ प्लस डी, उल्टा कर दीजिए, एफ डी अपॉन एफ प्लस डी। याद करने की जरूरत नहीं है, 12th बोर्ड में कराते हैं, सीधा याद होना चाहिए पूरा वाक्य के साथ। सर फाइनल इमेज कहां चाहते हो? 25 पर। ऑब्जेक्ट कहां? डी एफ अपॉन एफ प्लस डी पर, डी एफ अपॉन एफ प्लस डी पर। उस समय मैग्निफिकेशन कितना? 1 प्लस डी बाई। ये चार्ट पूरा अपन को याद होना चाहिए। डेरिवेशन वगैरह बता दिए, पर कोई आवश्यकता नहीं है, उत्तर सीधा याद होना चाहिए। एक बात और खास है, ये भी देखिए क्या होता है, हमें इन्वर्ट और इरेक्ट की परिभाषा नहीं पता। हम 10वीं के एक बच्चे को कहते हैं, बढ़िया बच्चा, अच्छा ओलंपियाड सिलेक्टेड, कि यार इमेज ऐसी बन रही है, बता कैसी इमेज है? बच्चा तुरंत बोल देता है इन्वर्ट। गलत है। सोचिए, अगर ऑब्जेक्ट भी ऐसा है तो यही इमेज इरेक्ट है। 10वीं में इतनी बात ही नहीं होती। 10वीं में बच्चे सिर्फ ये बोलते हैं, हाँ भाई सर इरेक्ट, सर ये इन्वर्ट। आज अच्छी बात सुन के जाइए, इरेक्ट और इन्वर्जन हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट होता है ना। जैसे आप सोचो, कितनी छोटी बात है पर कितनी बढ़िया बात है कि मैंने बोल दिया ये इमेज है, हाँ इरेक्ट या इन्वर्ट, इरेक्ट या इन्वर्ट कुछ भी हो सकता है। सोच अगर ऑब्जेक्ट ऐसा हो तो बता कैसी है? इन्वर्ट। तो कितनी बढ़िया बात सीखने को और मिली बुधवार को कि यार केवल इमेज को देखकर हमें इरेक्ट या इन्वर्ट, सर ऑब्जेक्ट बताओ।
अब आपको क्या याद रखना है, सिंपल माइक्रोस्कोप हमेशा कैसी इमेज बनाता है, इरेक्ट। अब आप देखना, ऑब्जेक्ट ऐसा, इमेज चिल्लाओ, इमेज ऐसी। फिर सुनना, ऑब्जेक्ट अगर नीचे तो बताओ इमेज नीचे। और अच्छा, जिस तरफ ऑब्जेक्ट उसी तरफ इमेज, जिस तरफ ऑब्जेक्ट उसी तरफ इमेज, मैग्निफाइड मैग्निफाइड, इरेक्ट इरेक्ट। बोलो हाँ है क्या। और सिंपल माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप की शक्ति तभी आएगी जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर, सिंपल माइक्रोस्कोप की शक्ति तभी आएगी जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सी एंड एफ। बोलो क्या बात क्लियर हो रही है। लिख लीजिए, दोनों डायग्राम बना लीजिए, ये भी सही है, ये भी सही है। अब ये पूरा सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया साहब, हर बात एकदम सेलेक्टेड तरीके से। नहीं, उसका साइन इसलिए रख लिया क्योंकि अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। और कॉन्वेक्स कॉन्केव में तो हमें पता नहीं होता कौन सा लेंस है, इसमें हमें सब पता है, लेंस भी कॉन्वेक्स ही होगा, ऑब्जेक्ट को भी यहां रखेंगे। तो अब इससे फायदा क्या मिल गया, अब मैं जब इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो इसमें साइन पुट नहीं करूंगा, अपन ने एक बार वहीं साइन पुट कर दिया, तो अब हमें फायदा मिल गया। अब इन फॉर्मूले में मुझे साइन पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब बातें फिक्स है। लेंस भी कॉन्वेक्स होगा, ये भी फिक्स है, ऑब्जेक्ट भी पता है, इमेज भी पता है। तो एक बार रख के अपन ने नाटकबाजी खत्म कर दी। स्लाइड चेंज करूं, बना लो। अब 1 मिनट का रेस्ट लो, इन बातों को एक बार रिकॉल कर लो और ये बातें बढ़िया सीख लो। अच्छे से, ईमानदारी पूर्वक रिकॉल करो। सिंपल माइक्रोस्कोप, दो ही केस क्यों, बच्चे वाला याद करो, या तो 0 या 100। तो ज्यादा से ज्यादा इन्फिनाइट पे बन सकती है, पास से पास 25 पे। जब इन्फिनाइट पे होगी तो ऑब्जेक्ट कहां, फोकस पे। 25 पे बनाना है तो ऑब्जेक्ट कहां, एफ डी अपॉन एफ प्लस डी। ये बहुत जरूरी है, ये स्लाइड सबसे जरूरी है इससे पहले वाली। आगे बढ़ें क्या, लिखें, हैंग डालिए। कंपाउंड, अच्छा इसमें लिख लेना, उस बच्ची ने जो बात पूछी है यहां लिख लेना, अब साइन नहीं रखना, अब साइन नहीं रखना। क्यों आशीष सर, ये डेरिवेशन आपके पास है, क्यों करा रहे हैं, हमें पता है क्यों करा है, काटने कराने के बाद काट दिया तो एक साइन रख दिया, सब पहले ही सब मामला पैक कर दिया। अब अपन को साइन नहीं रखना, तो वहीं लिख लेना, अब साइन नहीं रखना। पूरी बात जमा लो, कोई मन में विचार आ रहा हो पूछ लो, साइन क्यों नहीं रखना पहले रख दिए, अब कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलो लिखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, चलो 2 मिनट का आराम, दो फॉर्मूले रिवाइज कर लो। मैग्निफिकेशन डी बाई एफ 1 प्लस डी बाई एफ, डी बाई एफ 1 प्लस डी बाई एफ, डी बाई एफ कब, जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर, 1 प्लस डी बाई एफ कब, फाइनल इमेज 25। इसके बिना काम नहीं चलेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप याद होना चाहिए। अब ये बहुत आसान लगेगा, देखते चलो। इसके अंदर अब एक लेंस नहीं, दो लेंस होते हैं, डायग्राम बनाते चलो।
जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास होता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, जो आंख के पास होता है उसे बोलते हैं आईपीस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्ट रखा ए बी। डायग्राम बनाइए, आज पूरा समझिए, कल वापस कंपाउंड समझाऊंगा। 2 दिन पढ़ोगे तब इतना क्लियर हो जाएगा कि सवाल नहीं अटकेगा आपका। आपको प्रश्न देखते ही आइडिया लगेगा कि अप्रोच क्या है उसकी। अब बताओ एबी कौन है? एबी ऑब्जेक्ट। पहला लेंस क्या करेगा? इसकी क्या बनाएगा? इमेज। ये हम रखते हैं इसके एफ और 2f में। एफ और 2f में रखने से फायदा क्या है? जिसको पुरानी बातें याद हैं, एफ और 2f में रखने पर इमेज कैसी बनती है? बड़ी और इन्वर्टेड, ए डैश बी डैश। तसल्ली से बनाइए, सोच समझ के। ऑब्जेक्टिव लेंस का काम खत्म। ऑब्जेक्टिव लेंस का काम खत्म। क्यों खत्म बताइए? उसने अपनी इमेज बनाकर दे दी। चलो अब सुनना, और देख पीछे मुड़ के बात। आजा इसको बाहर भेज, चश्मा ले को। हाँ आजा, एक बार पास वाले दोनों खड़े हो जाओ, निकलने दो उसको। पास वाले खड़े हो जाओ दोनों, आजा। खड़े हो तुम, निकलेगा ऊपर से आएगा क्या? हाँ उसको आने दो, पास वाले आजा। अब समय कहाँ है बात करने का? तू भी उलझ रहा है अंत में बातों में, है? अब समय थोड़ी ना है, वो तो पढ़ने का समय है। अब तो अंत में बातों में उलझ। अब कहाँ समय, दिन कम बचे, तो मुड़ मुड़ के बात कर रहा आराम से। तो रिप्लाई क्यों कर रहा था? रिप्लाई करनी का है कि अपने तो इग्नोर करना है। अब तो पढ़ने का समय, समझ थोड़ा सा, है? चल यहाँ खड़ा हो जा, यहाँ आ जा। चलो, तो ये बन गई क्या इसकी इमेज। ऑब्जेक्टिव लेंस का काम पूरा हो गया, इसने इमेज बना के दे दी। अब आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये क्या था? ऑब्जेक्ट किसका? ऑब्जेक्टिव लेंस का। नॉमेनक्लेचर समझना, नहीं तो कठिन लगेगा। यू बोले तो ऑब्जेक्ट की दूरी किससे? ऑब्जेक्टिव से, यूओ। वापस सुनो, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? ईमानदारी बताइए, ए बी। इमेज कौन है? ए डैश बी डैश। अच्छा, इमेज है, इमेज है तो दूरी वी। किसकी इमेज है? ऑब्जेक्टिव की, वीओ। नॉमेनक्लेचर पकड़ो, नहीं तो ये परेशान करेगा। ये लिखो, ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट कौन? ए बी। इमेज कौन? ए डैश बी डैश। अच्छा, कभी कभार पूछ लेते हैं इस इमेज की प्रॉपर्टी बताओ। बताओ, रियल? यस। इन्वर्टेड? यस। एनलार्ज? ये भी पूछा गया है कि जो इंटरमीडिएट इमेज बनती है, इंटरमीडिएट का मतलब बीच में जो इमेज बन रही है, उसके बारे में प्रॉपर्टी बताइए। रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज। जल्दी आइए, फटाफट लिख लें। ऑब्जेक्टिव लेंस का काम खत्म। ऑब्जेक्टिव लेंस का काम खत्म। इसका मैग्निफिकेशन देखना, मजा आ जाएगा। पुराने फॉर्मूले लगेंगे। बोलो v बाय यू, और बोलो m के फॉर्मूले f अपॉन f प्लस यू, और बोलिए f माइनस v अपॉन f। ऑब्जेक्टिव के लिए है vo u, सब में vo fo vo। ये पुराने फॉर्मूले,
कुछ भी नया नहीं पढ़ना पड़ा, क्योंकि ये लेंस ही तो था, लेंस से ही हमने पुराने फॉर्मूले लिख दिए। इन सभी फॉर्मूले में साइन के साथ वैल्यू पुट की जाती है हमेशा से, यहां भी साइन के साथ ही वैल्यू पुट होगी। व्हाट इज एमओ? व्हाट इज एमओ? मैग्निफिकेशन किसका? ऑब्जेक्टिव का, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव का काम पूरा हो गया। उसके फॉर्मूले समझो, उसकी इमेज समझो, उसकी इमेज की प्रॉपर्टी समझो, कुछ भी नया नहीं पढ़ना पड़ा। ये कॉन्फिडेंस देता है, नया नहीं पढ़ना पड़ा। सारे फॉर्मूले आपने पुराने वाले ही चिपका दिए, सब वही फॉर्मूले लिख दिए तुरंत। साइन के साथ क्यों रखा? इन सभी फॉर्मूले में जब भी हम पढ़ते थे साइन के साथ ही रखते थे, साइन के साथ ही रखते थे। क्या बात समझ में आई? ऑब्जेक्टिव का काम खत्म, कुछ याद ही नहीं करना पड़ा। अब दूसरी बात बताता हूं, वो भी मजे आएंगे। क्या कर दूं, छोटा कर दूं इसको? देख लो फॉर्मूले अच्छे से, सब बात लिख लो, बढ़िया, कोई जल्दबाजी नहीं। सर अब तो अंतिम समय बचा, तो फटाफट करा दो। क्यों करा दें फटाफट? सब जो इतना अच्छे से पढ़ा है वो सब खराब हो जाएगा, इसलिए अभी सब बिल्कुल सिस्टमेटिक ही पढ़ाया जाएगा। क्यों? समय की कमी नहीं है ना, अपने टेंटेटिव पूरा समय पर सिलेबस हो रहा है, तो कहीं दौड़ने भागने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल तरीके से हो रहा है तो अच्छी बात है ना, पूरा ही अच्छे से किया जाए। क्या ये बात ओके है? बढ़े आगे? चलिए साहब, ऑब्जेक्टिव लेंस में कोई डाउट हो तो पूछ लो। ऑब्जेक्टिव का काम खत्म, और मजे की बात, कुछ भी याद नहीं करना पड़ा। इससे दोस्ती करिए। इसका ऑब्जेक्ट कौन? ए बी। इसकी इमेज कौन? ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट है तो यू, इमेज है तो वी। किसका ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्टिव का, यूओ। किसकी इमेज? ऑब्जेक्टिव। बोलिए क्लियर? अब अगला वाक्य सुनो, मजे आ जाएंगे। ये रे यहां रुकती थोड़ी ना है, ये रे कहां जाती है? आगे। कहां जाती है? आगे। और याद करिए, पहले इवेंट के द्वारा बनाई गई इमेज दूसरे के लिए क्या काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। तो ये रे आगे जा रही है, ये देखिए। इसको क्या लगेगा कि कहां से आ रही है? ए डैश बी डैश से। नाउ ए डैश बी डैश वर्क एज a object for eyepiece, for eyepiece। बोलिए हाँ है। और अगला वाक्य क्लाइमैक्स है, टॉपिक होने वाला है। इस सेपरेशन को हम ऐसे एडजस्ट करते हैं कि ये इमेज इसके सी और एफ के बीच में आ जाए। सोचो, सी और एफ के बीच में आते ही क्या होगा? एक वाक्य बोला था, एक लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप बन जाता है अगर ऑब्जेक्ट उसके सी और एफ के, इसका जो ऑब्जेक्ट है उसके सी और एफ में आ गया, मतलब ये आईपीस नहीं है। अब ये क्या बन गया? सिंपल माइक्रोस्कोप। याद करो। अब ये ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है? आईपीस का। ऑब्जेक्ट मतलब यू, किसका? आईपीस, यू ई। सोचो, थोड़ा सा कठिन है, पर 2-3 बार सुनोगे तो ये टर्म दिमाग में बैठेंगी, मजा आएगा आपको। कल वापस सिखाऊंगा 15 मिनट में, क्विक। तो एक बार और सुन लोगे सिस्टमेटिक तो यहां तैयार हो जाएगा। अब बताओ, ये वाक्य बोलो, क्या आईपीस आईपीस नहीं है? आईपीस तो क्या बन गया? सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करता है? ये देखो, देखो, जिस तरफ ऑब्जेक्ट उसी तरफ इमेज, जिस तरफ ऑब्जेक्ट उसी तरफ इमेज, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज। कितनी मस्त बात है। ऑब्जेक्ट कहां? नीचे। ऑब्जेक्ट कहां? इमेज भी नीचे। क्या इसी तरफ या दूसरी तरफ? इसी तरफ। कैसे बनती है? ये रे ऐसे जाती है और इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो कहां बनेगी? इमेज। बताओ,
A double dash B double dash is what? Final image. आंख को क्या दिखेगी? आंख को क्या दिखेगी? A double dash B double dash. ये इमेज है. That's why this is called VE. अभी कठिन है, अभी इसको एकदम से आसान बनाऊंगा, एक लाइन में देखना. तो कहानी सुन लो. ये डायग्राम बोर्ड में बनाने को आता है 5 नंबर का, अपने नहीं आएगा. अपने कहानी क्या है? ऑब्जेक्ट रखा, इसने क्या बनाई? इमेज. नाउ दिस इमेज वर्क एज अ ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस. ये वाक्य में दम है. पहले लेंस के द्वारा बनाई गई इमेज अगले इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है. दूसरा वाक्य दमदार. आईपीस नहीं है, सिंपल माइक्रोस्कोप है. किताब वाले शब्द नहीं लिख सकते, उनको एक लेवल, एक गरिमा, एक शब्दों को ध्यान रखना पड़ता है. हम बोल सकते हैं कि यार आईपीस है ही नहीं यार. आईपीस तो कौन है? सिंपल माइक्रोस्कोप है. सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करता है? जिस तरफ ऑब्जेक्ट उसी तरफ इमेज, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज, खत्म. अब जरा सोचो, अरे यार सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन तो रटा हुआ है. या तो डी बाई एफ होगा या 1+d/f होगा. गुप्ता जी कहां से लाए ये रहा देखना. इस पर रुक जाना, रुक जा. सिंपल माइक्रोस्कोप के 2 फॉर्मूले, एक d/f, एक 1+d/f. 2-3 मिनट रुक जा दिमाग को समझाने के लिए. सिंपल माइक्रोस्कोप के 2 फॉर्मूले, एक d/f, एक 1+d/f. d/f कब? जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बने, और जब फाइनल इमेज 25 पे बने तो 1+d/f. ये वाले फॉर्मूले आप वहां क्यों नकल मार रहे हो? क्योंकि आईपीस नहीं है. तुम ये वाक्य बोल ही नहीं रहे. तुम्हें लग रहा है वाक्य बोल लोगे तो समझ में आ जाएगा. तुम्हें तो इंस्ट्रूमेंट से डर लगना है. तो ये वाक्य बोल लो ना. आईपीस नहीं है. आईपीस नहीं है. आईपीस तो सिंपल माइक्रोस्कोप है. नहीं आ पा रहा? तो उसका जो मैग्निफिकेशन है वो d/f और 1+d/f, और चूंकि आईपीस है Fe तो d/f और 1+d/f वो वहां इसलिए ऐसा एम्फेसिस किया गया ताकि आप भी करें. वो एफ नहीं है, वो Fe है, क्योंकि अब वो आईपीस है ना, इसलिए. बोलो हाँ या ना. तो देख, मजे की बात क्या है जिसमें हम खुश हो सकते हैं. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में गुरुजी कुछ याद ही नहीं करना पड़ा. क्यों नहीं करना पड़ा? ये लगा दिए अपने एमओ के फॉर्मूले जो कि ऑलरेडी लेंस में पढ़ाए थे. ये लगा दिया आपने किसके फॉर्मूले? सिंपल माइक्रोस्कोप के. मतलब कंपाउंड के पास तो अपना कुछ भी नहीं है. ये लेंस के फॉर्मूले पुराने पड़े हुए, ये लेंस के, ये वाले और ये वाले सब सिंपल माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले जो आप भी पढ़े थे. यस और नो? अब लिखें. नाउ द overall magnification m बराबर MO इंटू ME. ये ऑब्जेक्टिव का, ये आईपीस का, और ये ओवरऑल कंपाउंड माइक्रोस्कोप का. देख लो.
बोलो। सर ये मल्टीप्लाई क्यों हुआ? ऐड भी तो हो सकता था। पहले का एम है, दूसरा का एम है, तो मल्टीप्लाई क्यों हुआ? ऐड भी तो हो सकता था। मल्टीप्लाई क्यों हुआ? आप सुनना, हर बात का लॉजिक है, चीजों को समझा जा सकता है। आपके पास एक पेपर है, आप फोटोकॉपी की दुकान पे गए, आपने कहा यार इसको जूम कर दो, पता है जूम हो जाता है मशीन में 100%, 200%। मतलब छोटा पेपर ले गए, इसकी बड़ी फोटो बन जाती है, जिसे कहते हैं जूम करना। आप उसको कह सकते हैं 200% बड़ा कर दो, दुगना। तो यही वो क्या कर देगा, दुगना कर दिया उसने। मान लो इसकी वैल्यू 10 है साइज, तो पता है कितनी हो गई, 20, डबल कर दिया। बोलो हाँ है। जूम हो जाता है, जैसे आपने वो स्टूडियो में देखा हो, छोटी फोटो फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी। एक ही व्यक्ति कितनी बड़ी फोटो, छोटी, सब होती हैं। वो जूम करके उसका एनलार्ज करके फोटो निकल जाता है फोटोकॉपी मशीन में। फिर आप ये वाला पेपर लेकर एक दूसरी दुकान पे गए कि अब यार इसका 4 गुना कर दो। किसका 4 गुना कर दो? इस 20 वाले का। बताओ कितना हो जाएगा? 80। अब प्लीज ध्यान देना, ओरिजिनल था 10, हो कितना गया, 80। कितने गुना हुआ? 8 गुना। कितने गुना? जबकि आप मशीन में तो दुगना कराया और 4 ऐड करो तो 2 + 4 6 होना चाहिए, पर हुआ कितना? इसका मतलब 2 + 4 नहीं, 2 गुणा 4 हुआ है। क्या बात समझ रहे हो? पहले ने किया दुगना, दूसरे ने किया 4 गुना, तो कुल 6 गुना नहीं हुआ, 8 गुना हो गया। आपके सामने उदाहरण है। ये दुगना किया 20, इसका 4 गुना किया 80, तो ओरिजिनल के तुलना में तो ये 8 गुना हो गया। अगर जोड़ते तो 6 गुना आता, मल्टीप्लाई करे तो। इसका मतलब मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होती है या ऐड होती है? मल्टीप्लाई। रुपए से समझो, 100 रुपए थे, दुगने कर दिए 200, 3 गुने कर दिए, 200 के 3 गुने 600। तो इनिशियल का कितना हो गया? 6 गुना। पर आपने तो एक बार दुगना किया और 3 गुना किया, तो 2 + 3 तो 5 हुआ। मैग्नीफाई में हमेशा क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्या कुछ बातें समझ में आई? अब बताइए, ओवरऑल एम बराबर एमओ इंटू एम। अब मैं आपको एनसीईआरटी के बताता हूं डरावने फॉर्मूले, पर आपको नहीं याद करने, वो देखना कैसे। मत याद करना। माना फाइनल इमेज कहां बन रही है? इंफिनिटी पर। ठीक है, बताओ एम का फॉर्मूला एमओ इंटू एमई। एमओ क्या क्या हो सकता है बोलो, कम ऑन। वीओ बाय यूओ, और बोलो एफ अपॉन एफ प्लस यू, और बोलो एफ माइनस वी अपॉन एफ। बताओ ये क्या लिखा? एमओ। अब क्या आएगा? एमई। इंफिनिटी पर एमई, डी बाय एफ ई, डी बाय एफ ई, डी बाय एफ ई। मुझे नहीं लगता कि इनको रटने की जरूरत है। जब आपको अलग से एमओ याद है, अलग से एमई याद है, तो यार इतने डरावने फॉर्मूले क्यों रटे? ये रटने के बाद ही तो बच्चा छोड़ देता है कि यार ये क्या है, कौन याद करेगा। नहीं जरूरत है। सीधा 2 बातें याद करो, ये पुराना लेंस है, ये पुराना लेंस है, और आईपीस आईपीस नहीं है, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो आपको कंपाउंड में कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोलो क्या बात समझ में आ रही है? फिर भी ऐसा एक बार लिख लो, इनकेस फॉर्मूला ही पूछ लिया भाई, तो अपन को बनाना भी तो आना चाहिए। फॉर्मूला ही पूछ लिया उसने 4 ऑप्शन में, तो आपको बनाना आना चाहिए कि अच्छा अपन को तो ये याद करना है कि m बराबर क्या होता है, एमओ इंटू एमई। बस मेन फॉर्मूला यही है, हर बच्चे को याद हो। ओवरऑल मैग्निफिकेशन m बराबर एमओ इंटू एमई, ये एकदम खतरनाक याद होना चाहिए कि ओवरऑल एमओ इंटू एमई, एमओ इंटू एमई। एमओ क्या? ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन। एमई क्या? आईपीस का। बस ये दिमाग में शानदार सेट कर लो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब 2-3 सवाल कर लेते हैं।
कल इस बात को फिर सुन लेंगे तो भाई साहब यूं मजे ही आ जाएंगे पूरे ही पूरे। आप मेरे यहाँ 2-3 बार समझा दो, 5-6 सवाल मेरे साथ समझा दो, बढ़िया, तो मैं तो घर पे टॉपिक तैयार कर लूंगा। हम भी यही चाहते हैं भाई, टॉपिक तैयार हो जाए, नंबर अच्छे आ जाएं, बढ़िया अच्छी रैंक के साथ हम निकल जाएं। हमारी भी यही सोच है। बढ़े आगे, लिखवा दूं? काट देना लिखकर, नहीं तो घर जाके दिक्कत होगी। लिख के काट देना, इन्हें रटने की आवश्यकता नहीं है। चलो अब फिर से देखो, अब देखना कोई रे डायग्राम नहीं बना रहा, अब समझ शक्ति लाओ, पेन पेंसिल छोड़ो, बोर्ड पे बनाओ, देखो समझो मस्ती से। बताओ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर कितने लेंस? एक ऑब्जेक्टिव, एक आईपीस, ऑब्जेक्टिव एफओ, आईपीस एफई। बोलो क्लियर है? जिस लेंस को ऑब्जेक्ट के पास रखा जाता है उसे ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, जिसे आंख के पास रखा जाता है उसे आईपीस बोलते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखा ए बी, इसने क्या बना दी? इमेज ए डैश बी डैश। अब कोई रे डायग्राम नहीं, ताकि डायग्राम आसान बने, परीक्षा में याद किया जा सके, समझा जा सके। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो यू किसका? ऑब्जेक्टिव का। ये इमेज है किसकी? ऑब्जेक्टिव की वीओ। ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? ए बी। इमेज कौन है? ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्टिव का काम खत्म। इसका मैग्निफिकेशन पुराने वाले फॉर्मूले v बाय यू, एफ अपॉन एफ प्लस यू, एफ माइनस वी अपॉन एफ। ऑब्जेक्टिव है, सब जगह ओ लगा दिया, ऑब्जेक्टिव खत्म। अब ऑब्जेक्टिव की चर्चा कभी नहीं की जाएगी। ऑब्जेक्टिव ने अपनी इमेज बना दी, और ये नई इमेज, बच्चों ये नई इमेज आईपीस के लिए कैसा व्यवहार करेगी? ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्ट का। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन? ए डैश बी डैश। और ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप। जिस तरफ ऑब्जेक्ट उसी तरफ इमेज, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज। ये बना दी ए डबल डैश बी डबल डैश। इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन? ए डैश बी डैश। तो ये कहलाता है यू किसका? आई पीस का, यूई। दिस इज इमेज वी। व्हाट इज फाइनल इमेज? ए डबल डैश बी डबल डैश। बोलो, इसके दो ही फॉर्मूले हैं, या तो डी बाई एफ या 1 प्लस डी बाई एफ। बताइए, ये पूरा सिंपल माइक्रोस्कोप एक स्लाइड में, आधे पेज में पूरा आ जाएगा। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार रिवीजन। एंड द ओवरऑल एम इज एम ओ इंटू एम ई। बोलिए, इसमें कभी साइन नहीं रखा जाएगा, जबकि ये तो पुराने फॉर्मूले हैं, इनको तो हमेशा साइन के साथ। बोलो, क्या क्लियर हुआ? कल वापिस सिखाऊंगा तो देखना कितना मस्त समझ में आएगा। पीछे कहां छोड़ेंगे तुम्हारे, कल वापिस सिखाएंगे कमिटमेंट के साथ। मार्च अप्रैल में रिवीजन के समय में सिखाएंगे, फिर तो करके आ जाएगा पेपर में। फिर भी नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा काम, बता? क्यों पीछे पढ़ पढ़ के समझा देंगे कि भाई देख ऐसे करना है, ऐसे सोचना है। उसके बाद भी नहीं करे तो फिर तो गुप्ता जी आप ही चलो पेपर देने, और तो फिर क्या ही बचा। चलो, ओवरऑल एम बराबर एमओ इंटू एम ई। बोलो हाँ है क्या? चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे। अच्छा, एक बात इसमें और है, वो पूछता है
सेपरेशन बिटवीन द लेंस, डायग्राम से देख के बताओ, सेपरेशन बिटवीन द लेंस VO प्लस UE, मॉड में लिखते हैं क्योंकि दूरी है। सेपरेशन बिटवीन द लेंस, डायग्राम में देखिए, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, इसे कहते हैं सेपरेशन बिटवीन द लेंस, दोनों के बीच की दूरी। अच्छे से ध्यान से घर जाके 15 मिनट पढ़ के आइए, ताकि कल क्या होगा, न्यूमेरिकल होंगे, कल टेलीस्कोप पढ़ाऊंगा, कॉम्बिनेशन वाले सवाल कराऊंगा। बोलो क्लियर है? चलो साहब, बहुत बढ़िया। अब एक ना, यहां एक बहुत बड़ा पंगा होता है, अच्छी अच्छी किताबों में गलत दे रखा होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ट्यूब लेंथ का मतलब क्या होता है? ये सेपरेशन बिटवीन द लेंस नहीं होता। ये क्या कंफ्यूजन है, और अलग अलग किताबों में दे रखा होता है, पर एनसीईआरटी जो लिख रही है उसे हमें समझना है। ज्यादातर किताबों में बोल देते हैं जो सेपरेशन बिटवीन द लेंस है वही क्या है, ट्यूब लेंथ। सेपरेशन बिटवीन द लेंस को क्या बोल देते हैं, ट्यूब लेंथ। पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ट्यूब लेंथ का मतलब क्या होता है, ये सेपरेशन बिटवीन द लेंस नहीं होता। तो फिर आशीष सर होता क्या है, वो देखो, क्योंकि टेलीस्कोप में अलग परिभाषा है, इसलिए इस परिभाषा पर गौर करना। ये FO इसका फोकस, ये FE। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी FO और FE के बीच की दूरी ही ट्यूब लेंथ कहलाती है। L इज ट्यूब लेंथ। प्लीज ध्यान दीजिए, अभी इस पर बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं जेईई मेन में, क्योंकि ट्यूब लेंथ किताब में गलत है और एनसीईआरटी का ही माना जाएगा। जबकि टेलीस्कोप पढ़ाऊंगा ना कल, तो दो लेंस के बीच की दूरी ट्यूब लेंथ होती है, पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऐसा नहीं होता। आंखें खोलिए, इसमें ट्यूब लेंथ होती है FO और FE के बीच की दूरी, और इसका जो मैग्निफिकेशन आता है सॉल्व करने पर, वो आता है -DL अपॉन FO FE। जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बने। मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूं, फॉर्मूला याद होना जरूरी है। एक एक शब्द को बोलो। D कौन है, D 25 सेंटीमीटर, L ट्यूब लेंथ, FO फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, FE फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। माइनस साइन क्या बता रहा है, जो फाइनल इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बन रही है। देखो आप, A डबल डैश B डबल डैश जो बनी वो इनिशियल ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कैसी बनी, इन्वर्टेड। नहीं आया समझ? अब 2 मिनट में इसका बात समझ लो। वो डेरिवेशन तो नहीं है काम का, पर वो जो बातें हैं ना, उससे सवाल कल करने में मजे आएंगे। तो 1 मिनट में नेक्स्ट स्लाइड पे लगा रहा हूं, वापिस यहां आ जाऊंगा, ठीक है? सुनना, ये शब्द सुनना भाइयों। ये ऑब्जेक्ट रखा, ये इसका FO, ये FE, ये दूरी FO, ये दूरी L, ठीक है। मैं चाहता हूं फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बने। अब थोड़ा सोचना है ना, कल ये 5 सवालों में काम आएगा, इसलिए आज एक बार सुन ले। क्लास हो गई है फिर भी इसलिए बोल रहा हूं कि टूटा फूटा हाथ सुन लोगे
तो कल जब वापस पकड़ूंगा ना इस बात को तो और मजेदार समझ में आएगा। अब पूरा प्रोसेस बोल लो। ऑब्जेक्टिव क्या करता है? पहले इमेज बनाता है। वो इमेज आईपीस के लिए क्या काम करती है? ऑब्जेक्ट का। अब उल्टा सोचो, फाइनल इमेज कौन बनाता है? आईपीस। हम चाहते हैं फाइनल इमेज कहां बने? इन्फानाइट पर। तो आईपीस क्या सोचेगा? अगर मुझे फाइनल इमेज इन्फानाइट पर बनानी है तो ऑब्जेक्ट मेरे फोकस पे आना चाहिए। मतलब ये जो इमेज बनाएगा वो क्या एग्जैक्ट एफई पर बननी चाहिए? इस बात को पकड़ो, उल्टा रिवाइंड करो कैसेट उल्टी। फाइनल इमेज कहां बनानी है? इन्फानाइट पर। कल ये 5 प्रश्नों में काम आएगा। फाइनल इमेज कहां बनानी है? इन्फानाइट पर। दूसरा छोटा प्रश्न, फाइनल इमेज बनाता कौन है? आईपीस। आईपीस के साथ बात करो, उसके मन में क्या चल रहा है? उसके मन में क्या चल रहा है? आईपीस कह रहा है मुझे फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनाना है। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनाना है तो ऑब्जेक्ट मेरे फोकस पे होना चाहिए। इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन होता है? इसके द्वारा बनाई गई इमेज। मतलब ये जो इमेज बनाएगा वो उसके फोकस पे बननी। क्या मैं अपनी बात नहीं कह पा रहा? समझ में आ रही है आपको? अब देखना, क्या मुझे चाहिए? एमओ। तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, एफ ओ माइनस वीओ अपॉन एफ ओ। वीओ बताओ, वीओ इमेज की दूरी, ऑब्जेक्टिव से इमेज की दूरी बताओ। क्या एफ ओ प्लस एल है? एफ ओ प्लस एल। तो एफ ओ माइनस एल अपॉन एफ ओ माइनस एल अपॉन एफ ओ। ये तो आ गया एमओ। एमई, एमई के दो फॉर्मूले होते हैं, डी बाय एफ ई, 1 प्लस डी बाय एफ ई। बताओ कौन सा पसंद करेगा? ईमानदारी। क्यों डी बाई एफ ई? क्यों? क्योंकि फाइनल इमेज इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओवरऑल बता, एमओ इंटू एमओ माइनस एल बटे एफ ओ, एमई डी बाय एफ ई, तो माइनस डी एल एफ ओ एफ। आवश्यकता नहीं है, कोई टेंशन नहीं, ये सीधा याद होना चाहिए। पर ये वाक्य में दम है। कल ये 5 सवाल में मुझे काम देगा एआईपीएमटी एम्स के। फाइनल इमेज कौन बनाता है? आईपीस। फाइनल इमेज को अगर इंफिनिटी पे बनना है तो ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए? फोकस पे। अरे किसके फोकस पे? अरे किसके फोकस पे बेटा? आईपीस के फोकस पे होना चाहिए। और आईपीस के फोकस पे बनने के लिए वहां एग्जैक्ट वो एफई पर बनना चाहिए। एक बार प्रश्न आ गया, अगर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बढ़ा दें तो बताओ मैग्निफिकेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? फॉर्मूला देखो, सीधा सीधा माइनस साइन तो इन्वर्ट बताता है। एफओ बढ़ेगा तो मैग्निफिकेशन कम होगा। माइनस साइन तो इन्वर्ट इरेक्ट बता रहा है, तो एफओ के बढ़ने से एम क्या होगा? कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये नीट में आया हुआ है। आज प्लीज पढ़िए अच्छे से, घर जाके कहीं लेक्चर सुनना पड़े लेक्चर को सुन लीजिए, वापस इसको पढ़िए अच्छे से। और कल अपन इसके न्यूमेरिकल करेंगे और टेलीस्कोप पढ़ेंगे, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करो। इंस्ट्रूमेंट में डर तुम्हारा पिछले साल भी था, अगर फिर रह रहा है तो फिर हम क्या पढ़ रहे हैं यार? अब हमें तो उल्टा हो ताकतवर बनना है। या पिछले साल मेरे इंस्ट्रूमेंट कमजोर थे, कच्चे पक्के थे, यार इस बार तो ऐसा करना है कि इंस्ट्रूमेंट का एक भी सवाल मेरे से रहना नहीं चाहिए। ये जुनून चाहिए तो आप कर भी लोगे कि यार मैं पढ़ रहा हूं, कम से कम मुझे ये तो लगे ना कि नहीं मेरे सारे सवाल बन रहे हैं, तो मजा है। बोलो क्लियर है? कल सभी को ईएलपी लेकर आनी है। कल हम ईएलपी नंबर 8 करेंगे क्लास में ही। ईएलपी नंबर 8 लास्ट ईएलपी ऑप्टिक्स की इंस्ट्रूमेंट पर है। ईएलपी नंबर 8 वो कक्षा में ही करेंगे साथ साथ, ताकि अपन को सवाल नहीं लिखना पड़ेगा और साथ साथ का सॉल्व हो जाएगा। चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और खूब पढ़ते रहिए इसी तरह से मन लगा के। क्या करूं? लिख दिए सब? लिख लो फिर।
Thank you so much.